आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो पूरी तौर से अगर कहा जाए तो भारतीय संविधान के मूल्यों के विरोध में खड़ा है। कई राजनीतियां दुश्मन के आधार पर चलती है, एक दुश्मन खड़ा करना पड़ता है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि आज जो हालात हैं उसके काफी करीब जा रहे हैं। यानी फौरी तौर पर फॉर्मली वो नहीं डिक्लेयर घोषणा नहीं करे कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, पर अगर अंदर से आप इसको खोल के देखें तो एक एक जगह आपको वो उसकी चीज मौजूद दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे खास लेखक से, एक ऐसे खास एक्टिविस्ट से जिनकी उम्र तो है 79 साल और उन्होंने किताबें भी अनगिनत लिखी हैं, पर्चे लिखे हैं। 10 किताबें बहुत अहम हैं, लेकिन काम और उम्र में कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता है। अभी भी यंग एक्टिविस्ट की तरह राम पुनियानी जी हमारे बीच में हैं। राम पुनियानी जी रहते मुंबई में है, लेकिन देश विदेश में हर जगह देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लगातार बहुत प्रखर आवाज है। आपका बेबाक भाषा में बहुत बहुत स्वागत है राम पुनियानी जी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस साल में हम आपसे मिल रहे हैं 2025, वो आरएसएस का 100 साल पूरे हो रहे हैं इसी साल, और इसे लेकर काफी खबरें हैं। प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग मिशन में लगे हुए हैं, सेलिब्रेशन मूड चल रहा है देश में। आरएसएस के 100 साल आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 2025 तक उनके एजेंडे में जितनी चीजें हैं वो उन्होंने हासिल कर ली हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं आरएसएस के 100 साल? जी देखिए, आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो पूरी तौर से अगर कहा जाए तो भारतीय संविधान के मूल्यों के विरोध में खड़ा है। कभी मुझे कंट्रास्ट खड़ा करना होता है कि आरएसएस के विरोध में कौन है, आरएसएस किसका विरोध कर रहे हैं, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर मुझे सबसे पहले दिखाई देते हैं, महात्मा गांधी दिखाई देते हैं और भगत सिंह दिखाई देते हैं। तो आरएसएस का जो उद्देश्य है पहले तरीके से वो उन सामंती मूल्यों को नए रूप में जिंदा करने का है। देखिए, जब आजादी के आंदोलन के दौरान एक तरफ आजादी के आंदोलन के लिए, सामाजिक सुधार के लिए ज्योतिराव फुले और बाद में चलकर बहुत सारे कार्यकर्ता आए, ज्योतिराव फुले के बाद में भारतीय कांग्रेस का क्रांतिकारियों का आना, इसी के साथ साथ समाज में दलितों की समता के रास्ते शुरुआत हो गई और साथ ही साथ महिलाओं का भी समाज में प्रवेश हो गया। तो एक तरफ तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने इन मूल्यों को समाहित कर दिया अपने अंदर। उनका उद्देश्य केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ तो बहुत सफलता से लड़े। राष्ट्रीय आंदोलन में दलितों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दों को थोड़ी तरीके से अपने साथ किया। अब उस समय का जो जमींदार वर्ग था, राजा वर्ग था, सामंती वर्ग था, उसके लिए ये बिल्कुल उनके विरोध, उनके मूल्यों के खिलाफ था। काबिल बर्दाश्त था कि कैसे हो सकता है? बर्दाश्त था, क्योंकि वो तो बराबरी में मानते नहीं। तो ये दो मूल्यों पर एक तरफ से आरएसएस का निर्माण हुआ। और आप शुरू में देखिए, इसमें चित्त पावन ब्राह्मण, तो ब्राह्मण भी तो होते हैं, और जिसमें 24 कैरेट वाले हैं वो चित्त पावन ब्राह्मण, तो एक वो, और दूसरी तरफ से कुछ राजा इनके समर्थन में आए और इसके साथ इसी एजेंडा को सामने चलाया। ऐसा एक बात और भी कही, इसी के समांतर मुस्लिम लीग भी आई, और मुस्लिम लीग का उदय भी जो हुआ यहाँ के राजा नवाबों से हुआ। यहाँ के जो नवाब और जागीरदार थे वो भी देख रहे थे ये जो हो रहा है समाज में, ये तो हमारे हितों के विरोध में। पर एक भाषा ख्याल कीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे हितों के विरोध में। उन्होंने क्या कहा, हमारा धर्म संकट में, इस्लाम खतरे में है या हिंदू धर्म खतरे में। तो ये अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए उन्होंने धर्म का आवरण ओढ़ा। तो आरएसएस का ये उद्देश्य था कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं बराबरी के लिए, बराबरी की तरफ, और जो स्त्रियां भी आ रही हैं, दलित भी आ रहे हैं, सब लोग बराबर हो जाएंगे। ये तो उनके लिए, जैसे आपने यूज किया जुमला, नाकाबिले बर्दाश्त किसे लिखा था, खैर वो इस जुमले को पसंद नहीं करेंगे, इस संस्कृत में कहा, संस्कृत में ज्यादा अच्छा लगेगा जी। ये उनके बिल्कुल खिलाफ था। इसीलिए जब वो सावरकर ने कल्पना रखी हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व को
हिंदुत्व को उन्होंने नस्ल से जोड़ा, ब्राह्मणवाद से जोड़ा और जमीन से जोड़ा। इसी को लेके आरएसएस ने एक पूरी बड़ी तैयारी की। और एक बात का मानना पड़ेगा कि वो लगातार 100 साल तक कम्युनिटी के अंदर काम करते हैं। ये इसके लिए एक जो हमारी कमजोरी है, यानी हमारी प्रगतिशील ताकतों की जो संविधान के मूल्यों को मानकर समाज को बढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिटी से इनका लिंक बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत जबरदस्त था। और उसके माध्यम से इन्होंने स्वयं सेवा प्रचारक तैयार किया। तो इनका सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये था कि जैसे पता होगा भारतीय संविधान आया, उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा इस संविधान में तो कुछ भी भारतीय नहीं है। तिरंगा झंडा आया, उसको कहा ये तो हिंदू उसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसमें 3 रंग है, हमारा तो झंडा भगवान। तो उन्होंने अपने रंग शुरुआत में बता दिए, बाद में अपनी भाषा को बदलने लग गए और कहा भाई संविधान को भी तो सिर पे भी लगाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और तिरंगे झंडे के नाम पे अभी तो दूसरों पे आक्रमण करते हैं। आजकल तिरंगा यात्रा के नाम पे मुसलमानों पर हमले होते हैं। तो ये उन्होंने अडॉप्ट किया। पर मुख्य रूप से वो ये चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने जिसमें लोकतांत्रिक आजादियां ना, ऐसा समाज बने जिसमें एक तरफ गुलामी करने वाले दलित आदिवासी स्त्रियां हों और दूसरी तरफ से उनके जो समर्थक है बड़ा कॉर्पोरेट, वो खड़ा रहे, इनको पूरी तरह से सपोर्ट करे। तो भाषा बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि आज जो हालात हैं उसके काफी करीब जा रहे हैं। यानी फौरी तौर फॉर्मली वो नहीं डिक्लेयर घोषणा नहीं करे कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, पर अगर अंदर से आप इसको खोल के देखें तो एक एक जगह आपको वो उसकी मौजूद दिखाई देगा। मैं इसी क्रम में आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी उम्र 79 है, आपने कई फेजेस देखे पॉलिटिक्स में भी और समाज में भी। ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो यक्ष प्रश्न ये है कि देश में संविधान है, देश में डिवीजन ऑफ पावर है, अलग अलग सिस्टम्स हैं, ऑटोनोमस बॉडीज रही हैं, इन्हीं को पढ़ते समझते हम बड़े हुए हैं कि भाई देश में चेक एंड बैलेंस अच्छा है। तो आरएसएस ने कैसे सब पे कब्जा कर लिया? क्या ये ताश की पत्ते थे? ताश की पत्तों का महल कैसे बन गया भारतीय लोकतंत्र? जी देखिए, भारत की सबसे मूल समस्या क्या है कि जिस प्रकार से गांधी और नेहरू ने लोकतंत्र के मूल्यों को, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को, उदारवादी मूल्यों को समाज में लाने की कोशिश की, उसके लिए चेतनशील प्रयत्न नहीं हुए। ये मैं खुद को दोष दे रहा हूँ, खुद को नहीं, मैं अपने आप को इन आंदोलनों से जुड़ा मानता हूँ। पर शुरू में हमारी यही कल्पना थी कि भाई सत्ता बदल जाएगी, समाज बदल जाएगा। तो जब 1952 में 1992 में जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया, अब पता चला कि ये केवल सत्ता बदलने का मामला नहीं, ये मामला बहुत गहरा है। उसी दौरान देखिए, एक तरफ धार्मिकता बढ़ रही, जब जहाँ भी समाज में जहाँ असुरक्षितता होती है तो धार्मिकता, अंध धार्मिकता ये बढ़ती जाती है। उसके खिलाफ जो चेतनशील प्रयत्न होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच, बराबरी के समाज में सुधार, वो ज्यादा हुए। तो इसमें क्या लगता है आपको कि जैसे आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि एक ये जो प्रयास होने चाहिए थे, सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया में भी हमने देखा है कि जो फांसीवाद आता है वो बुनियादी तौर पर शिक्षा और संस्कृति पर कब्जे के जरिए आता है ना, कि शिक्षा ताकि दिमाग ब्रेन वॉश हो जाए, अगली पीढ़ी कुछ और देखे समझे ना, और फिर कल्चर। तो आज की तारीख में तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें जो आरएसएस का काम है, शिक्षा में उन्होंने पूरी तरह से तकरीबन कब्जा कर लिया है। कल्चर अब तो हाल ये हो गया है कि अब आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आप मछली क्यों खा रहे हैं, अंडा क्यों खा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा हिंदू समाज ही वेजिटेरियन हो रहा है, और हाईकोर्ट के जजेस इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये दिखे कितना तेज आपको दिखाई देता है? देखिए, ये पिछले 3 दशकों में बहुत तेज हो गया, पर इसकी नींव तो शुरू में ही थी। नींव जब आरएसएस बनी, ये सब चीजें बराबर अपनी जगह पे थी। अब आरएसएस ने सबसे जो चालाक काम किया
वो प्रचारकों को तैयार करते हैं। यानी जो 5 से 15 साल, 30 साल, 40 साल के बच्चे, लड़के आते थे ज्यादातर जी, उनका पूरा एक 2 प्रकार से ब्रेन वॉश करना। एक तो भाई ये हिंदू राष्ट्र है और यहाँ एक स्वर्णिम युग था जब मनुस्मृति के मूल्य चलते थे, ये एक ब्रेन वॉश। और दूसरा ब्रेन वॉश, जो धर्म विदेशी है, मुसलमान और क्रिश्चियन, उन्होंने हम पे बहुत अत्याचार किए। क्रिश्चियंस के बारे में ज्यादा बात नहीं की, पर मुसलमानों के बारे में एक तो उनको डेमोनाइज करना, उनके खिलाफ डर पैदा करना, और कुछ हिंदू हीरोज राजा। अब आजादी का आंदोलन राजाओं को महत्व देता है पर उसको हीरो नहीं मानता। आजादी का आंदोलन हीरो मानेगा ज्योतिराव फुले को, हीरोइन मानेगा सावित्रीबाई फुले को, भगत सिंह को। तो इन्होंने हीरो खड़े किए, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान और ये राणा प्रताप। तो ये इन्होंने हीरो, और ये बताया कि कैसे मुसलमानों ने, अब औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, चुन के वो चीजें निकाली जहां अत्याचार आप दिखा सकते। वो दिखाएंगे कि अकबर ने मंदिर तोड़े, ये नहीं बताएंगे कि अकबर ने 100 मंदिरों को जन्म दिया। ये बताएंगे कि अकबर, औरंगजेब और संभाजी की लड़ाई हुई, संभाजी पर अत्याचार हुए। ये नहीं बताएंगे कि संभाजी का बेटा औरंगजेब की कब्र पे जाके सलाम करता है। तो ये जो चुन के उन्होंने चुना, अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई, अब इसको उन्होंने धर्म के नाम पे दे दिया। ये मनसबदारी का सवाल। अकबर राणा प्रताप को 5,000 का मनसब ऑफर कर रहे, उन्होंने कहा 10,000 से। तो ये जो बचपन से उनको ट्रेनिंग, जहर कहूंगा मैं तो, एक तरफ पुराने मूल्यों की भव्यता, दूसरी तरफ ये दुश्मन, और कई राजनीतियां दुश्मन के आधार पर चलती, एक दुश्मन खड़ा करना पड़ता है। तो ये इस कारण से जो स्वयं सेवक और प्रचारक तैयार होते हैं, शाखाएं लगती गई। लेकिन ये सब कुछ हो रहा था जब कांग्रेस रजीम में, तो सवाल है कि ऐसा तो नहीं था कि कांग्रेस को पता नहीं था। और हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी ने भी आरएसएस की मदद ली। तो खतरा आज दिखाई दे रहा है, क्या उस समय नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि सरदार पटेल ने तो गांधी की जब हत्या हुई थी तब आरएसएस को बैन किया था, लेकिन फिर कांग्रेस के भीतर ही इतना दबाव था कि आरएसएस से बैन हटाया गया। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि कांग्रेस रेजिम में हुआ। और आप देखिए दूसरी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी उस समय की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टियां कितनी थी, किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब एक रूलिंग पार्टी का तो दोष सबसे ज्यादा है, और रूलिंग पार्टी को इस तरफ फोर्स करने के लिए अपोजिशन पार्टियां होती हैं। आप मुझे बताइए कि कम्युनिस्ट जो इतना पढ़ते हैं, 30 वॉल्यूम पढ़ के बाद में पार्टी में आते हैं, उनको फाशीवाद का और आरएसएस की आइडियोलॉजी का समांतर तो पता थी। नेहरू ने तो कहा था कि भारत का जो फाशीवाद रूप है वो यहाँ है। और वही सवाल है कि एक अकेला नेतृत्व पूरा इतने बड़े देश में नहीं कर सकता। इसलिए आरएसएस ने क्या किया, आरएसएस की सफलता और राष्ट्रीय आंदोलन की विफलता में मुख्य फर्क ये है, आरएसएस ने बहुत सारे काडर्स, अपनी भाषा में काडर्स निर्माण किए, वो प्रचारक कहते हैं, स्वयंसेवक कहते हैं। और आज इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि जिस भी एरिया में वो काम करना चाहे वो कर सकते हैं। अल्टीमेटली तो मैन पावर है। शुरू में उनका ये जो दिमाग, लोगों के दिमाग में परिवर्तन करके उनको शपथ दिलाना बचपन से कि मैं हिंदू राष्ट्र के लिए काम करूंगा, मैं हिंदू हूँ और हिंदू के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार करूंगा। तो ये जो प्रचारक और ये हैं, ये केवल पार्टियों में नहीं है, इनके बड़े बड़े संगठनों के नाम तो आपको पता होगा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी और ऐसे बहुत सर्वनवासी कल्याण आश्रम, प्रचारक उसमें भी रहते हैं। और प्रचारक जो दूसरे हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फिल्ट्रेट करो, इसमें घुसिए, शिक्षा में घुसिए, मीडिया में घुसिए, जुडिशरी में घुसिए, तो आर्मी में घुसिए। अरे आपको पता होगा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का भी उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो इसलिए कर पाते हैं कि उनके पास 100 साल की लगातार मेहनत के कारण जो प्रचारक बने हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी है। और आरएसएस का देखिए एक यही काम, साल के 12 महीने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं,
राखी का वो टीवी प्रोग्राम आपको पता होगा, जहाँ प्रणब मुखर्जी जी गए जी जी जी। और वहाँ वो आशीर्वाद देकर आए। हम्म। वो तो 6 महीने का, और अभी तो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री बन गए जो सरल प्रधानमंत्री जो आरएसएस हेडक्वार्टर गए। ये बताइए कि आपको आज की तारीख में लगता है कि कुछ 5 ऐसे इंसिडेंट या ऐसी बड़ी गलतियां जिसकी वजह से आरएसएस को इतनी जगह मिली, कुछ अगर आप अपनी तरफ से चुने कि ऐसे हिस्टोरिकल फेलियर्स इंडियन स्टेट ने किए जिसकी वजह से आरएसएस के 100 साल उसका मिशन कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। देखिए, पहली गलती तो ये की कि महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद जो बैन लगाया गया था उसको लिफ्ट कर दिया गया। सरदार पटेल ने ये बैन लगाया था, नेहरू का पूरा समर्थन था उसको, एक तो उसको लिफ्ट कर दिया। दूसरा, जो इनकी रेगुलर एक्टिविटी है उस पर किसी प्रकार का चेक नहीं रखा गया। लाठी से उन्होंने शुरुआत की, अभी तो बंदूक चलाना सिखाते हैं जो इलीगल है। तीसरा, देखिए आरएसएस के हेड ऑफिस में उनकी लकीर को छोटा करने के लिए एक बड़ी लकीर खींचने की जरूरत है। बड़ी लकीर है एक राष्ट्रीय चेतना जो मानव अधिकारों पर, कमजोर तबकों के अधिकारों पर टिकी हो, और आज मैं कहूंगा लैंड रिफॉर्म्स को पूरा न कर। ये 5 गलतियां मुझे लगता है कि भारतीय स्टेट की, उसमें मैं केंद्रीय बात ये रखूंगा कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ने इनके शाखाओं के खतरे को अंडर एस्टिमेट किया। और देखिए 1970 पहले गोडसे की हत्या, गोडसे ने हत्या की, उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई, ये उनके 2 पीक पॉइंट हैं। और इसके दौरान ये पहचानना कोई मुश्किल नहीं था कि भाई ये गोडसे तो आरएसएस में ट्रेंड आदमी है। और उसका जो कोर्ट का बयान था, जो सावरकंड जी का, ऐसा कई लोग कहते हैं, उसमें तो पूरा पूरा वो उनकी राजनीति दी हुई है। तो उस समय तक हम लोग, बाकी लोग क्यों नहीं चाहते, रूलिंग पार्टी स्टेट और अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेमोक्रेसी में बहुत रहती है। और इसके आगे मैं कहूंगा कि मीडिया के कौन से तबके ने इनकी बराबर विश्लेषण करके इनका खतरा लोगों को बताया, वो भी ज्यादा नहीं हुआ। बड़े पैमाने पे लोग कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर इतने आरएसएस वाले हैं कि काउंटर नहीं हो सकता। ये बात सबसे पहले नेहरू ने पहचानी थी। नेहरू ने पहचाना ये था कि कई लोग हमारी पार्टी में जो है वो हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है और उनको साफ करना चाहिए। अभी राहुल गांधी आजकल यही बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका सफाया करना चाहिए। तो कांग्रेस ने जो आइडियोलॉजिकल कंट्रोल नहीं रखा, क्योंकि कांग्रेस तो कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसके कारण कोई भी जब सत्ता में थी तो सत्ता के लोग के लिए तो कई लोग चले जाते थे, और उसमें कई लोग जो आरएसएस के होंगे वो भी सक्रिय रूप से घुस गए। तो गलती तो स्टेट की है, इतने साल तक सत्ता पे थी, और जब आपका लीडर नेहरू कहता है कि इनका चरित्र फाशीवादी है, सबसे पहले नेहरू ने मेरे ख्याल से इतनी क्लियर कट शब्द में कहा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, और उन्होंने बिल्कुल ठोक बजा के कहा था कि फाशीवादी चरित्र वाले। अरे इससे पहले गांधी जी को देखिए ना, गांधी जी एक बार अपने ग्रुप के साथ जा रहे थे, आरएसएस वाले परेड कर रहे थे, तो किसी साथी ने कहा देखिए कि ये लोग कितने डिसिप्लिन है। तो गांधी ने कहा ऐसे ही डिसिप्लिन नाजी भी थे और फाशिस्ट भी थे। तो ये सोच को कांग्रेस आगे थी डेवलप किया उसमें। अब आज बताइए कि आज की तारीख में, क्योंकि हमारा लोकतंत्र 92 को देख चुका है, 2002 को देख चुका है, और उसके बाद तो बड़े पैमाने पे छोटे छोटे देख चुका है। दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, दिल्ली में 2020 में दिल्ली जिन्होंने जलाई वो सत्ता में, और जो लोगों दूसरी तरफ थे वो जेल में। तो क्या आज की तारीख में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो चर्चा है, आपको क्या लगता है अंदर से कि व्हाट्स द वे आउट, रास्ता क्या है? ये एक जिसको कहते हैं $1 बिलियन क्वेश्चन है। अब रास्ता मैं खुद का बताऊं तो पिछले 1992 के बाद मेरी आंखें खुली कि सांप्रदायिकता समस्या है। फिर भी जिस प्रकार का कार्य किया उसका ज्यादा कुछ प्रभाव पड़ा नहीं, थोड़ा बहुत पड़ा होगा, पर जो प्रभाव पड़ना था वो पड़ा। क्यों? क्योंकि जो कम्युनिटी में जाके काम करना चाहिए, कम्युनिटी की चेतना को बदलने सबसे
सेंट्रल काम है। और उसके लिए जिस प्रकार के कार्यकर्ता तैयार करना हो, जो कम्युनिटी में, समाज में जाकर, घर घर जाकर इस प्रकार की बात को फैलाए, वो सबसे महत्वपूर्ण। और दूसरा, एक ऊपर लेवल पे पता नहीं, जो नफरत की भाषा है, जो नफरत की बातें हैं, उनका विरोध। और उनका विरोध तो खैर आज मीडिया भी, ये मैं कहना चाहूंगा इस भाषा आपको कि अभी जो सोशल मीडिया, आपके जैसे बहुत सारे चैनल आ गए, वो कई बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं। मीडिया ने भी बाद में तो नकारात्मक किया। 1978 में जब आडवाणी जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग बने, आप तो ज्यादा जानते हैं, मुझे बताने की बात जरूरत नहीं है कि कैसे उन्होंने इन मीडिया संस्थानों में आरएसएस के लोगों को घुसाया। और इसके लिए जो कठिन काम करना पड़ता है, उनके प्रोपेगेंडा को निरस्त करने के लिए, वो काम आसान नहीं। एक बात की मुझे अच्छा लगता है कि भारतीय इतिहासकारों ने और कई विद्वानों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। पर हुआ ये है कि रोमिला थॉपर हो, इरफान हबीब हो, हरबंस मुखिया हो, उनकी बात जनता तक ले जाने वाला बीज जो चाहिए, पुल जो चाहिए, वो सफलता से बना। अब संविधान की बात आप कह रही हैं, तो अभी आपको मैं इसी बहाने में बता दूं कि पिछले करीब 3 महीने से मैं ऐसे कई दोस्तों के संपर्क में हूँ जो संविधान को केंद्र बिंदु बनाकर घर घर जा रहे हैं। और घर में जाकर केवल पर्चा चिपका के नहीं आए, घर के लोगों से बात करना, संविधान का मतलब क्या है, उसके 5-6 बिंदु निकाले। संविधान को पूरा हर एक तो पढ़ने वाला 5-6 बिंदु में निकाले हैं। फिर अभी एक तो महाराष्ट्र में एक बड़ा अच्छा आंदोलन हमारे दोस्तों का ही कि शिव जयंती बहुत मनाई जाती है, तो शिव जयंती के मौके पर उन्होंने एक पर्चा निकाला, घर घर ले जाके लोगों के साथ पढ़ा। क्या था उसमें? वो तो वैसे राजा थे, राजाओं की बात अलग है। 3 बिंदु उन्होंने निकाले। नंबर 1, शिवाजी महाराज गरीब किसानों पे अत्याचार उन्होंने कम किया। नंबर 2, वो महिलाओं का आदर करते थे। और नंबर 3, वो सभी धर्मों के लोगों का बराबरी से आदर। है तो बात वही, शिव जयंती को आप अलग तरीके से भी बना सकते हो। तो भाषा मुझे आज लग रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण काम है कम्युनिटी के लोगों से 1-to-1 जुड़ना, और इसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया खड़ी करना, एक ये जो चीजों को सरलीकृत करना। अब कोई घर का व्यक्ति पूरा रोमिला थॉपर पढ़ने वाला है, और देखिए वैसे भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का दौर है, अब तो सब पका पकाया पहुंच जाता है, और जितना ज्यादा पहुंचता है अच्छे वाला जाता। तो ये मुझे लगता है ये आरएसएस की अगर चुनौती का सामना करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक उसका राजनीतिक धरातल है, सांस्कृतिक धरातल है, शैक्षणिक धरातल है, और समाज का धरातल, और आर्थिक भी। आर्थिक पूरी पूंजी उनके साथ है, कॉर्पोरेट उनके साथ है। आर्थिक तो सबसे मुश्किल है, सभी मुश्किल है एक्चुअली। हाँ। सभी मुश्किल है। तो कम्युनिटी से जुड़ने से अगर शुरुआत करें तो आपको फिर सकारात्मक आंदोलनों के लिए एक जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी आंदोलनों की जगह कम हो रही है। जैसे आप देखिए 10 सालों में जो पहले हमारे आंदोलन थे, एक मुझे शाहीन बाग का याद आता है, किसान आंदोलन ज्यादा है बड़ी तरह से। मजदूर आंदोलन में तो वैसे भी प्रॉब्लम हो गया है ऑटोमेशन के कारण, एआई अभी आ रहा है, तो क्या होगा। तो आम लोगों से इस प्रकार से करके ये बातों को खड़ा करना और इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को तैयार करना। हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता तो बन नहीं सकता, पहले तो खुद की दाल रोटी देखना पड़ता है। तो जो कुछ जिन लोगों को थोड़ा कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है अपने जीवन के साथ, इन कामों को अगर जोड़ सकते हैं, ऐसे इनको तैयार करना, ये आज के समय में। तो कितनी उम्मीद आपको लगती है आज की तारीख में कि भारत को और लोकतंत्र को बचाया जा सकता है 2025 में? 2025 में तो एक ही हो सकता है, वो भी बहुत मुश्किल है, इनको सत्ता से हटाना। मैं एक आशावादी तरीके से बोल रहा हूँ कि मान लो इनको सत्ता से हटा दीजिए तो इनकी समस्या खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक उथले नहीं है, इनकी जड़ें बहुत गहरी है। तो ये पूरा संघर्ष होना चाहिए, और 15, 20, 25 साल लगातार कमर कस के कम्युनिटी वर्क जब तक नहीं होगा, इनकी जड़ों को हम हिला नहीं सकते।
ये बताइए कि आप तो इतने समय से लिख रहे हैं, आज का मुसलमान कहाँ खड़ा है, क्या सोच रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मुसलमानों में सभी लोग एक तरीका नहीं सोच रहे। एक बड़ा तबका है जो पीड़ा महसूस कर रहा है, घुटन महसूस कर रहा है और आइसोलेट होना चाहता है। एक दूसरा छोटा तबका है जो हमरा तुगली पे कि हम भी देख लेंगे, हम कौन है क्या करके ऐसा वो भी सड़कों पर आकर एक नकारात्मक ऐसा विरोध जो उनके खिलाफ में जाता है, ऐसा विरोध कुछ कुछ भी करते हैं। और एक बहुत छोटा तबका, उनको ये लोग जीत रहे इधर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, आरएसएस की शाखा है जो मुसलमानों के बीच में अभी शिया और सबसे अच्छी परंपरा सूफी, इनके साथ मधुर संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। तो मुसलमानों में ये बड़ी ट्रेजेडी है, पर मेजर जो कम्युनिटी है उसको तो डर की भावना और तो बहुत दुख और पीड़ा बड़ा मुस्लिम समाज जिस प्रकार से जीता है। तो बात देखिए, भाषा, एक लड़का घर में है, टिफिन लेकर जाता है, उसके इसमें नॉन वेज है, उसको स्टोर में बंद कर देते देखकर मुसलमान लड़का। दूसरा मुसलमान लड़का, टीचर आके बोलती है इसने ये काम बराबर नहीं किया है, क्लास के हर एक लड़के को बोला जाके उसको थप्पड़ मारो। ये हालत में मुसलमान कैसे सांस लेगा? ये सबसे बड़ी बात तो ये मेजर है, बाकी छुटपुट टेंडेंसीज और प्रकार की हो सकती। आपसे बातचीत समाप्त करने से पहले मैं खाली एक काल्पनिक सिचुएशन का जवाब आपसे चाहती हूँ। आज की तारीख में अगर अम्बेडकर होते तो क्या हश्र होता? आज की तारीख में अम्बेडकर होते तो किसी जेल में रहे होते, वो आपसे इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। क्योंकि देखिए, अम्बेडकर ने जो भी कार्य किए समाज सुधार के, वो पूरे पूरे इनके तथाकथित सनातन के विरोध में थे। उन्होंने ये भी कहा, मैं हिंदू जन्मा हूं पर हिंदू मरूंगा। आज आप ऐसे बयान देख लीजिए। तो ये काफी कठिन समय है। आज भगत सिंह होते तो उनका क्या हाल होता, मैं ये भी सोचता। गांधी होते तो उनका क्या हाल होता। ये क्योंकि ये मेरे 3 मेजर आइकन्स हैं फ्रीडम मूवमेंट के, नेशनल में भी, और उनके पूरे एक एक विचार के विरोध में समाज चलता। अम्बेडकर का संविधान बोलते हैं, पर अम्बेडकर ने क्या किया? कोई अपने मन से नहीं बनाया। पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों को देख रहे थे और जो उनके विचार थे उसका सिंथेसिस है। भगत सिंह ने जो आखिर में कहा कि भाई जन आंदोलन के माध्यम से हम समाज को बदल सकते हैं, और गांधी ने जो कहा पूरी हमारा एक पैटर्निटी, एक मेन शब्द है उसको थोड़ा माफ करके फ्रेटर्निटी के आधार पर समाज चल सकता है, मगर नहीं चल सकता। अब आप समाज के बड़े तबकों को फ्रेटर्निटी से निकाल देंगे तो समाज कैसे चलेगा? और ऐसे लोगों को आज स्वीकार करने के लिए ये इस प्रकार की राज्य सरकार तैयार। उमर खालिद को देख लीजिए, मोहब्बत की बात करता है तो जेल में है, जैसे आपने कहा, उसी को दोहरा रहा हूं। और जिन्होंने नफरत की बातें की, नफरत करवाई, हिंसा करवाई, वो राजा एमएलए मंत्री। पॉलिटिक्स कुछ तेज होती दिखाई दे रही है, इसको काउंटर करने की आपको जमीन पे क्या लगता है, और राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या लगता है कि कोई पॉलिटिकल चैलेंज है आरएसएस बीजेपी मोदी मॉडल को? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो कितना प्रभावशाली होगा ये मैं नहीं जानता, पर मेरी राय में जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की, उसके पहले कई लोग एकदम निराश हो गए थे कि कुछ संभव नहीं है, खत्म है। उसके बाद एक आशा की किरण आई, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसके साथ भारत जोड़ो अभियान, एडुलू कर्नाटक, मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा जुड़ा हूं। तो देखता हूं कि सामाजिक ग्रुप आज जो पहले डिबेट करते थे कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है, आज इनको फर्क पता चल गया कि बीजेपी इज ए डिफरेंट कप ऑफ टी। मैं दूसरा वर्ड यूज नहीं कर रहा, तो इट इज ए डिफरेंट कप ऑफ टी, उसको किसी से तुलना नहीं करनी। बाकी पार्टियां अवसरवादी होंगी, बेईमान होंगी, गड़बड़ी होगी, सब कुछ होगा। हाँ, मगर बीजेपी अलग ही चीज है। ये अब बहुत लोगों को रियलाइज हो रहा है, और उसमें मुझे आशा दिखती है। ये सामाजिक ग्रुप जिस प्रकार से सक्रिय है, एडुलू कर्नाटक, इतने ग्रुप्स की वहां मीटिंग होती है,
भारत जोड़ो अभियान ने जो पूरा देश में किया, उससे मैं थोड़ा बहुत ट्रैक रखता था, बहुत रिमार्केबल है। और अभी ये डिबेट नहीं है कि किस चीज के लिए लड़ना है। अभी डिबेट ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है तो क्या क्या चेतना जागरूक करनी पड़ेगी, किस प्रकार के आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा, अन्याय के खिलाफ किस प्रकार से बात करनी पड़ेगी। अभी इस पर ज्यादा फोकस है। और आरएसएस बीजेपी के बारे में कम से कम प्रगतिशील तबकों के विभिन्न समूह इस बात में उनकी कोई शंका नहीं है कि आरएसएस बीजेपी इज द प्राइमरी एम। और आपको अगर काम करना है तो आपको लोकतंत्र चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय में आके मैं जोड़ देता हूँ कि समाज का परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक समाज में हो सकता है, और वो भी जन आंदोलनों के माध्यम से। जहां भी तानाशाही प्रकार आता है वहां जन आंदोलनों का आगे बढ़ना, इश्यूज को लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ हम अपना यह संवाद यहाँ पर उसे विराम देते हैं। लेकिन बात सही है कि राह तो खुद ही निकालनी है और राह लोग निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक भाषा से बात करने का।